इस चैप्टर का हमारा जो लास्ट टॉपिक था, जो हमने स्टार्ट किया था, दैट इज कि स्ट्रेंजर टू अ कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट sue। लास्ट क्लास में हम इसे डिस्कस कर रहे थे और इसमें मैंने आपको बताया था कि स्ट्रेंजर मीन्स अजनबी, कैन नॉट sue मीन्स मुकदमा नहीं कर सकता। और इसमें मैंने आपको एग्जाम्पल करवाया था कि ए और बी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, जिसके अकॉर्डिंगली ए गुड्स देगा सी को। कॉन्ट्रैक्ट किन के बीच में हुआ है? ए और बी के बीच में। और जिस हिसाब से बी बोलेगा उस हिसाब से ए गुड्स डिलीवर करेगा सी को। गुड्स की पेमेंट भी सी ही करेगा। लेकिन क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट ए और बी के बीच में हुआ है, तो सी का इसमें कोई रोल नहीं। सो सी इज स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट। ये कॉन्ट्रैक्ट में क्योंकि पार्टी नहीं है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट दो पार्टीज के बीच में हुआ है, ए एंड बी, ए और सी के बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, या फिर बी और सी के बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। सो इस कॉन्ट्रैक्ट के लिए जो सी है वो अजनबी है, वो स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट है। एंड अकॉर्डिंगली स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट होने के नाते जो सी है वो मुकदमा नहीं कर सकता। अगर ए सी को गुड्स सप्लाई ना करे तो सी ए के ऊपर मुकदमा नहीं कर सकता, ना ही सी बी के ऊपर मुकदमा कर सकता है। ए और बी आपस में एक दूसरे को स्यू कर सकते हैं, लेकिन सी ना ए को स्यू कर सकता है ना बी को स्यू कर सकता है। दिस इज व्हाट इज स्ट्रेंजर टू अ कॉन्ट्रैक्ट। उसके बाद मैंने आपको बताया था एक्सेप्शंस, अपवाद। क्या एक्सेप्शंस हैं? स्ट्रेंजर टू अ कॉन्ट्रैक्ट के क्या एक्सेप्शंस हैं? जनरल रूल क्या है? जनरल रूल तो यही है कि जो स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट है वो मुकदमा नहीं कर सकता, कैन नॉट स्यू। लेकिन कुछ एक्सेप्शनल केसेस ऐसे होते हैं, इनको छोड़कर ये वाले जो केसेस हैं, इन केसेस में चाहे कोई पर्सन स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट है, कॉन्ट्रैक्ट में पार्टी नहीं है, उसके बाद भी ये स्यू कर सकता है, मुकदमा कर सकता है। ऐसे कौन से केसेस हैं वो हमने स्टार्ट करे थे। पहला अपवाद क्या है? बेनिफिशियरी इन अ ट्रस्ट एग्रीमेंट। ये पॉइंट हम उस दिन डिस्कस कर चुके हैं डिटेल में, दोबारा बता देती हूँ आपको। इसमें हमने एग्जाम्पल किया था कि ए इज फादर। ये जो फादर हैं ये बाहर जा रहे हैं, ए बाहर जा रहा है, आउट ऑफ कंट्री जा रहा है। ए का भाई है बी, बी इज व्हाट? ए इज ब्रदर। और ए के पास कुछ प्रॉपर्टी है। ए बी के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट करता है, जिसके अकॉर्डिंगली जो बी है वो ए की प्रॉपर्टी को संभालेगा। दैट मीन्स ए ने बी को ट्रस्टी अपॉइंट कर दिया, ट्रस्टी अपॉइंट कर दिया कि तू मेरे बिहाफ पे मेरी प्रॉपर्टी को देखेगा, देखरेख करेगा, और इस प्रॉपर्टी से जो भी बेनिफिट, जो भी लाभ आएगा उसको सी को दे देगा। हु इज सी? सी इज एज सन। ये ए का बेटा है। तो ए क्योंकि बाहर जा रहा है, उसको अपने बेटे की चिंता सता रही है। इस चक्कर में ए ने बी के साथ, अपने भाई के साथ एग्रीमेंट कर लिया कि ये जो प्रॉपर्टी मैं तुझे संभाल के जा रहा हूँ, उस प्रॉपर्टी का तुम ट्रस्टी हो, और इस प्रॉपर्टी में से जो भी इनकम आएगी वो तुम मेरे बेटे को
दे दोगे। तो जो ये सी है, ये क्या है? ये बेनिफिशियरी है। बेनिफिशियरी कौन होता है? जिसको लाभ मिलने वाला है उसे कहते हैं बेनिफिशियरी, और जिसको प्रॉपर्टी सौंपी गई है देखरेख के लिए उस पर्सन को कहते हैं ट्रस्टी। सो कॉन्ट्रैक्ट हुआ किसके बीच में? ए और बी के बीच में। तो सी क्या है? क्योंकि ए और सी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ, ना ही कॉन्ट्रैक्ट सी और बी के बीच में हुआ है, सो अकॉर्डिंगली सी क्या है? सी है स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट, अजनबी है ये कॉन्ट्रैक्ट के लिए। और जनरल रूल क्या कहता है कि स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट मुकदमा नहीं कर सकता, लेकिन हम कर रहे हैं अपवाद, हम कर रहे हैं एक्सेप्शंस, और इन एक्सेप्शंस के अकॉर्डिंगली सी स्ट्रेंजर होते हुए भी स्यू कर सकता है, मुकदमा कर सकता है। ये पहला अपवाद है जहां पर स्ट्रेंजर होते हुए भी व्यक्ति मुकदमा कर सकता है। दूसरा, एक्नॉलेजमेंट, ये पॉइंट भी हम डिस्कस कर चुके थे। एक्नॉलेज का मतलब होता है मानना, किसी चीज को स्वीकार करना। ठीक है जी, इसमें एग्जाम्पल करते हैं। बी ने ए को कुछ पैसा दिया और बोला कि ये पैसा तुम मेरे बिहाफ पे सी को दे देना। ठीक है जी, कॉन्ट्रैक्ट किन के बीच में हुआ है? ए और बी के बीच में क्या कॉन्ट्रैक्ट हुआ है? कि मैं तुम्हें जो पैसा दूंगा तुम उस पैसे को मेरे बिहाफ पे सी को दे देना। ए जो है इस बात को स्वीकार करता है, दैट मीन्स इस बात को एक्नॉलेज करता है, किसके सामने? सी के सामने, कि हाँ भाई जो तेरा पैसा है वो मेरे पास पड़ा है, मैं तुझे हैंड ओवर कर दूंगा। तो ए ने ये बात स्वीकार कर ली कि सी का जो पैसा है वो ए के पास पड़ा है। बाद में ए सी को वो अमाउंट देने से मना कर देता है, कहता है कि मैं नहीं देता तेरे पैसे, क्योंकि ए यहाँ पर उस बात को स्वीकार कर चुका था। तो दिस इज द केस ऑफ एक्नॉलेजमेंट। यहाँ पर देखिए सी कौन है? सी का कॉन्ट्रैक्ट ना ए के साथ है ना बी के साथ है, इसलिए सी इज अ स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट। ये अजनबी है कॉन्ट्रैक्ट के लिए, लेकिन स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट होने के बावजूद भी ये मुकदमा कर सकता है। ये दूसरा केस है एक्सेप्शंस का। थर्ड, कॉन्ट्रैक्ट एंटर्ड बाय एन एजेंट। ए एक शॉपकीपर है और बी इसका एम्प्लॉय है, नौकरी करता है इसके यहाँ पर। ए ने बी से कह रखा है कि मैं तो बिजी रहता हूँ, मैं बिजी रहता हूँ इधर उधर, तो तुम क्या करना, तुम मेरे बिहाफ पे लोगों के साथ कॉन्ट्रैक्ट एंटर कर सकते हो। ए इज प्रिंसिपल एंड बी इज एजेंट। जो जो ए बोलेगा वो बी करेगा, जो जो ए बोलेगा वो बी करेगा। तो इन दोनों के बीच में किस तरह का रिश्ता है? इन दोनों के बीच में किस तरह का रिश्ता है? प्रिंसिपल एजेंट का रिलेशनशिप है, और ए की इंस्ट्रक्शंस पे बी काम करेगा। बी ने क्या किया? बी ने सी के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। किसके कहने पर? ए ने बोला था कि तू मेरे बिहाफ पे कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, तो बी ने सी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लिया कि मैं तुम्हें गुड्स सेल करूंगा। ठीक है जी। अब
ए कौन है यहाँ पर? कॉन्ट्रैक्ट किन के बीच में हुआ है? कॉन्ट्रैक्ट हुआ है बी और सी के बीच में। तो ए क्या है? ए है स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट। स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट मुकदमा नहीं कर सकता, लेकिन ये एक अपवाद है। यहाँ पर स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट स्यू कर सकता है, मुकदमा कर सकता है। ठीक है, तो जहां पर प्रिंसिपल एजेंट का रिलेशनशिप है, वहां पर अगर प्रिंसिपल स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट है भी, उसके बावजूद भी वो मुकदमा कर सकता है। एंड लास्ट इज मैरिज सेटलमेंट और फैमिली अरेंजमेंट्स। हम बात करते हैं इनकी। फैमिली अरेंजमेंट्स देखते हैं। ए और बी दो भाई थे। ये दो भाई हैं। इन दोनों भाइयों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो रखा है कि भाई हमारी माँ ने हमें पाला और हमें बड़ा किया, हमारी देखरेख करी पूरी जिंदगी। तो अब हमारा भी हमारी माँ के प्रति कुछ फर्ज बनता है। क्या कॉन्ट्रैक्ट किया इन्होंने आपस में कि हम हर महीने अपनी मदर को 1,000 रुपए दिया करेंगे। पर मंथ हम 1,000 रुपए दिया करेंगे, जिससे कि हमारी मदर को किसी तरह की कोई दिक्कत ना आए। कॉन्ट्रैक्ट हुआ ए और बी के बीच में। मदर क्या है? मदर है स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट। कल को अगर ए या बी में से कोई भी ये पैसा देने से मना कर दे, क्या स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट होने के नाते मदर मुकदमा कर सकती है इन दोनों में से किसी पर? यस, कर सकती है। दिस इज अनदर एक्सेप्शन। तो जनरल रूल हमारा क्या है कि स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट जो होता है वो मुकदमा नहीं कर सकता। लेकिन इन 4 केसेस में, ये 4 केस ऐसे हैं जिसमें स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट तो है, लेकिन मुकदमा कर सकता है। उसको मुकदमा करने से कोई नहीं रोक सकता। और वो 4 केसेस कौन से हैं? ट्रस्ट एग्रीमेंट वाला केस, एक्नॉलेजमेंट वाला, प्रिंसिपल एजेंट वाला एंड फैमिली अरेंजमेंट वाला। दिस इज ऑल इन दिस चैप्टर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इस चैप्टर के जल्दी से लिख लीजिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ चैप्टर 4। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस। पंद्रह नंबर के कौन से आ सकते हैं बेटा? डिफाइन डिफाइन प्रपोजल। प्रपोजल को आप ऑफर भी कहते हैं। बताइए क्या होता है एंड इसके लीगल रूल्स क्या हैं? रूल्स ऑफ प्रपोजल। क्या लिखेंगे इसमें आप? सेक्शन कौन सा है प्रपोजल का? प्रपोजल का सेक्शन है 2A। जब कोई एक बंदा दूसरे बंदे को अपनी विलिंगनेस जाहिर करे कुछ करने के लिए या कुछ ना करने के लिए, ताकि सामने वाले से उसकी मंजूरी पा सके। कई बार कर लिया हमने प्रपोजल की डेफिनेशन। ये लिखेंगे आप सेक्शन 2A। उसके बाद आप लीगल रूल्स में क्या लिखेंगे? चार्ट बनाएंगे
रूल्स का, और उसके बाद आप उसको चार्ट बनाने के बाद एक्सप्लेन करेंगे। सेकंड क्वेश्चन, डिफाइन एक्सेप्टेंस। सेक्शन एक्सेप्टेंस का है 2B और इसके लीगल रूल्स। सेम चार्ट बनाएंगे, एक्सप्लेन करेंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन जो बन सकता है दैट इज व्हाट आर द रूल्स फॉर revocation of offer and acceptance। ऑफर एंड एक्सेप्टेंस को आप किस तरह से रिवोक कर सकते हैं। रेवोकेशन एंड कम्युनिकेशन इकट्ठा ही पूछा जा सकता है। रेवोकेशन एंड कम्युनिकेशन के क्या रूल्स हैं। शॉर्ट आंसर टाइप। मोड्स ऑफ लैप्स ऑफ ऑफर। ऑफर किस तरह से खत्म हो जाता है। एंड स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट। ये क्वेश्चंस हैं इंपॉर्टेंट जो आपसे पूछे जा सकते हैं। अच्छा, एक और तरह से क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है ऐसे, एक्सेप्टेंस is to an offer what a lighted matchstick is to the gunpowder। एक्सप्लेन। ये आपको एक स्टेटमेंट दे दी जाएगी और वो पूछा जाएगा कि भाई एक्सप्लेन करो इसको। इसका मतलब पता है क्या है कि अगर जलती हुई माचिस की तीली अगर आप उस ट्रक पे गिरा दें या उस रेलगाड़ी पर गिरा दें जो रेलगाड़ी गन पाउडर से भर रखी है, तो क्या होगा? ब्लास्ट हो जाता है। वैसे ही वो कह रहा है कि अगर आप ऐसा करो तो सेम सिमिलर वे में जो एक्सेप्टेंस है, स्वीकृति है, वो भी उसी तरीके से ऑफर के लिए है जैसे कि एक जलती हुई माचिस की तीली गन पाउडर के लिए है। क्या आप इस स्टेटमेंट से एग्री करते हैं? आप लिखेंगे यस वी एग्री विद दिस स्टेटमेंट, और उसके बाद आप यहाँ पर एक्सेप्टेंस की डेफिनेशन लिख देंगे 2B में, और साथ ही एक्सेप्टेंस के रूल्स लिख देंगे। ठीक है जी। तो आपने ये कहना है कि एक्सेप्टेंस जो है वो ऑफर के लिए क्यों जरूरी है, तो आप एक्सेप्टेंस के रूल्स और एक्सेप्टेंस की डेफिनेशन यहाँ पर मेंशन करेंगे। इसके साथ ही आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, दैट इज चैप्टर 5, कॉन्ट्रैक्चुअल कैपेसिटी ऑफ पार्टीज। जब हमने थर्ड चैप्टर किया था जिसमें हमने एसेंशियल्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट किया था कि एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट किस तरह से बनता है, उसमें हमने जो पहला एसेंशियल एलिमेंट किया था वो था प्रपोजल एंड एक्सेप्टेंस। याद करिए। जब एसेंशियल्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा था हमने, उसमें सबसे पहला था कि प्रपोजल और एक्सेप्टेंस होना जरूरी है, तभी एग्रीमेंट बनता है।
तो प्रपोजल एंड एक्सेप्टेंस वाला हम चैप्टर कर चुके हैं, चैप्टर 4। सेकेंड एसेंशियल एलिमेंट हमने किया था उस टाइम पे कि पार्टीज शुड बी कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, उनमें क्षमता होनी चाहिए कॉन्ट्रैक्ट करने की। ये हमारा सारा का सारा इस चैप्टर में कवर होगा, चैप्टर 5 में। इसके अलावा हमने और भी एसेंशियल एलिमेंट्स किए थे, जैसे कि कंसीडरेशन जो है वो लॉफुल होनी चाहिए, इसका हम अलग से चैप्टर करेंगे बेटा। जो कॉन्ट्रैक्ट है वो वैलिड होना चाहिए, वॉइड नहीं होना चाहिए, इसका एक अलग चैप्टर है। तो अब हम ना जो एसेंशियल्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के हमने पॉइंट्स करे थे थर्ड चैप्टर में, उनको हम अब एक एक चैप्टर में डिस्कस कर रहे हैं, ये काम कर रहे हैं हम अब। तो हमने ये प्रपोजल एंड एक्सेप्टेंस वाला चैप्टर तो खत्म कर लिया है, अब हम कॉम्पिटेंसी टू कॉन्ट्रैक्ट वाला चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। So let's start with this. Contractual capacity of parties. Contractual capacity of parties का मतलब क्या है कि कौन कौन सी पार्टीज कॉन्ट्रैक्ट कर सकती हैं। कौन कौन सी पार्टीज या कौन कौन से पर्सन्स, कौन कौन से व्यक्ति ऐसे हैं जो कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। ये है हमारा टॉपिक। सेक्शन 11 क्या कहता है? सेक्शन 11 कहता है कि एवरी पर्सन, हर व्यक्ति, every person is competent to contract हर वह व्यक्ति कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए काबिल है कॉन्ट्रैक्ट करने के काबिल है इज कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, हर वो व्यक्ति कॉन्ट्रैक्ट करने के काबिल है जो जो क्या है, जो एज ऑफ मेजॉरिटी का है। हाँ जी, एज ऑफ मेजॉरिटी क्या होती है? 18 ईयर्स से जो ऊपर है, जो एज ऑफ मेजॉरिटी का इंसान हो। दूसरा, इज ऑफ साउंड माइंड, स्वस्थ दिमाग का व्यक्ति हो, पागल नहीं होना चाहिए, उसको दौरे नहीं पड़ने चाहिए दिमागी तौर पे, स्वस्थ दिमाग का इंसान होना चाहिए वो, तभी वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है। इज नॉट डिस्क्वालिफाइड बाय एनी लॉ, उसे अयोग्य घोषित नहीं किया होना चाहिए। किसी कानून के अंतर्गत अगर उसको अयोग्य घोषित किया गया है तो ऐसा इंसान कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं कर सकता। ये तीन बातें हमने तब भी डिस्कस करी थी जब हमने चैप्टर 3 में
एसेंशियल एलिमेंट्स डिस्कस किए थे। अब इनको हमने डिटेल में करना है। तो सबसे पहले तो सेक्शन 11 क्या कहता है कि हर वो व्यक्ति कॉन्ट्रैक्ट करने के काबिल है जो कि 18 साल की उम्र को पार कर चुका है, स्वस्थ दिमाग का है और जो किसी कानून के अंतर्गत अयोग्य घोषित नहीं किया गया, ऐसा हर इंसान कॉन्ट्रैक्ट करने के लायक है। तो फिर कॉन्ट्रैक्ट करने के काबिल कौन नहीं है? इनकॉम्पिटेंट। इनकॉम्पिटेंट मतलब कौन कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं कर सकता? हाँ जी, कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कौन नहीं कर सकता? इसके उलट लगा लो, माइनर, जो 18 साल से कम का बच्चा है, नाबालिग, वो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं कर सकता। जो अनसाउंड माइंड का है, जिसका दिमाग स्वस्थ नहीं है, अस्वस्थ दिमाग का व्यक्ति कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। तीसरा, जो कि डिस्क्वालिफाइड हो, किसी कानून के अंतर्गत उसको अयोग्य घोषित किया गया हो, ऐसे 3 लोग कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। ये कहता है सेक्शन 11। मैंने आपको क्या बताया है भी? सेक्शंस आपने तभी लिखने हैं जब आपको अच्छे से याद हो। अगर आपको डाउट है कि सेक्शन 11 था या सेक्शन 12 था, तो आपने नहीं लिखना, क्योंकि सेक्शंस लिखेंगे तो सही लिखेंगे, अगर नहीं याद तो मत लिखिए, बाकी लिख लीजिए, सेक्शन का नाम मत लिखिए। ठीक है जी? तो सेक्शंस हमेशा सही लिखते हैं जब भी लिखते हैं। तो इस तरह से अब हम एक एक पॉइंट को डिस्कस करेंगे। किसे किसे? इसे, इसे और इसे। माइनर, अनसाउंड माइंड एंड डिस्क्वालिफाइड, इनको एक एक करके डिस्कस करते हैं। तो हमारा जो फर्स्ट पॉइंट है दैट इज माइनर। और माइनर कौन है? 18 इयर्स से जो कम का इंसान है, नाबालिग, उसे कहते हैं माइनर। जो माइनर है वो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं हो सकता। माइनर कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। लेकिन मान लीजिए कि उसने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। अगर माइनर ने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया तो फिर क्या होगा? कर लिया तो ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो है वो होगा वॉइड, शून्य। उस कॉन्ट्रैक्ट का कोई मतलब नहीं है। ये कॉन्ट्रैक्ट जो है उसको शून्य माना जाएगा। ऐसे में जिस पार्टी ने माइनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है, वो पार्टी माइनर के खिलाफ मुकदमा नहीं चला सकती। दैट मीन्स माइनर कांट बी स्यूड। उसने अगर कॉन्ट्रैक्ट कर भी लिया है तो कोई बात नहीं, माइनर को आप स्यू नहीं कर सकते, आप उसके खिलाफ मुकदमा नहीं कर सकते। ए और बी में कॉन्ट्रैक्ट हुआ जिसमें जो बी था वो माइनर था। ये कॉन्ट्रैक्ट क्या है? दिस कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइड, ये शून्य है। यहां पर ए की ए के कोई हक नहीं बनते, ए का कुछ हक नहीं है और ना ही ए का कोई कर्तव्य है। ना कोई हक है, ना कोई कर्तव्य है। लेकिन अगर मान लीजिए बी
कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंगली चलने से मना कर देता है, तो क्या ए बी को स्यू कर सकता है? नहीं कर सकता। माइनर को आप स्यू नहीं कर सकते अगर आप गलती से माइनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर भी लेते हैं तो। ऐसा क्यों किया है? लॉ ने ऐसा क्यों किया है? इतना बेनिफिट क्यों दिया है माइनर को? इसलिए दिया है क्योंकि जो माइनर है वो अभी छोटा है, उसको एक्सपीरियंस नहीं है, उसको अनुभव नहीं है, नो एक्सपीरियंस ऑफ लीगल इश्यूज। जो माइनर होता है उसके पास अनुभव नहीं होता कानूनी मुद्दों का। वो भी छोटा है, उसका जो दिमाग है वो डेवलप नहीं हो रखा, उसको नहीं पता कि कानूनी मैटर्स के साथ किस तरह से डील करना चाहिए। इसलिए जो कानून है वो माइनर को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, माइनर को सुरक्षा प्रोवाइड करता है कि अगर कि जो भी माइनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर पाएगा करेगा उसका खुद का रिस्क है। जो भी माइनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट करेगा वो अपने रिस्क पे कॉन्ट्रैक्ट करेगा भाई। आप माइनर को कल को स्यू नहीं कर सकते, मुकदमा नहीं चला सकते उसके खिलाफ। सच टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइड, इसका कोई अर्थ नहीं है, ऐसा कॉन्ट्रैक्ट वॉइड है। ठीक है जी। लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन है, बाद में करेंगे, नेक्स्ट सेशन में करेंगे माइनर का पॉइंट और डिटेल में डिस्कस। आज के सेशन के लिए इतना ही। किसी को डाउट्स है तो पूछिए।